हेलो फ्रेंड्स। तो इन मेजरमेंट सिस्टम अभी हम डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ कैटेगरीज हम कितनी यूज़ करनी चाहिए। सो इन R&R आल्सो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरीज हम स्पेसिफिकेशन है कि 5 से ऊपर होनी चाहिए। सो हम जब भी डाटा ले रहे हैं तो कितनी कैटेगरी का होना चाहिए। तो सिंगल डाटा कैटेगरी के अंदर कैन बी यूज्ड कंट्रोल ओनली। So अगर हम the process variation is small when compared to the specification, the location loss function is flat over the expected process variation. The main source of variation cause a mean shift. So जब हम सिंगल डाटा कैटेगरी यूज करते हैं तो अगर हमारा प्रोसेस वेरिएशन स्पेसिफिकेशन से बहुत ज़्यादा कम है या हमें जब हम कंट्रोल करते हैं किसी चीज़ को ओके या नॉट ओके का डिसीजन लेना है, then we can use single data category या one data category process. So जो मेन प्रोसेस है जो हमारा वो खाली मीन से थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है तो उस केस के अंदर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अनएक्सेप्टेबल फॉर एस्टिमेटिंग प्रोसेस पैरामीटर्स एंड ओनली इंडिकेट वेदर द प्रोसेस इज प्रोड्यूसिंग कन्फर्मिंग और नॉन कन्फर्मिंग पार्ट्स। तो जो जैसा मैं बोल रहा था कि खाली हम ये जज करें या कंट्रोल करें कि ओके या नॉट ओके है, तो ये खाली हमें इंडिकेट करता है कि प्रोडक्ट ओके है या नॉट ओके है। तो इसको हम अपने मेजरमेंट सिस्टम में यूज़ रिकमेंडेड नहीं है। अगर हम 2 से 4 कैटेगरी के अंदर अगर यूज़ करते हैं तो कैन बी यूज्ड विद सेमी वेरिएबल कंट्रोल टेक्निक बेस्ड ऑन द प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन कैन प्रोड्यूस insensitive variable controls. So generally unacceptable estimate process parameter and indicate since it's only provide course estimation. So because एक 2 से 4 कैटेगरी के अंदर भी हम एक पूरी प्रोसेस की रेंज को नहीं कंसीडर कर रहे, सो हमारी जो सेंसिटिविटी है इंस्ट्रूमेंट की वो जस्ट एक एस्टिमेट दे रहा है कि हमारे प्रोसेस के अंदर कितना वेरिएशन हो सकता है। सो दैट इज़ आल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। या हमारा स्मॉल अगर हमारे प्रोसेस के अंदर वेरिएबल बहुत कम है या सेमी कंट्रोल अगर हमें करना है अपने प्रोसेस को, तब इसको यूज़ कर सकते हैं। बट इन MSA हमें यूज़ करना है 5 या 5 से ज़्यादा कैटेगरी की। सो कैन बी यूज विद वेरिएबल कंट्रोल चार्ट एंड इट इज़ रिकमेंडेड। सो हमें यहाँ पर अपने स्पेशल एंड कॉमन कॉजेज को आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए हमें 5 कैटेगरी एटलीस्ट मिनिमम होनी चाहिए या 5 से ज़्यादा का हो। सो जब भी हम पार्ट सिलेक्शन कर रहे हैं तो उसके अंदर हम ये ध्यान रखें कि उसकी कैटेगरी 5 या 6 तरह की हो तो बेटर है। सो लाइक इन हिस्टोग्राम एटलीस्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बने। सो यहाँ पर मैं एक जैसा कि मैंने पहले एक अपने IATF 16949 2016 की ट्रेनिंग में भी यूज़ किया था MSA के लिए, NDC के लिए। तो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट करेक्टरिस्टिक्स एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाना है तो हमें हिस्टोग्राम में एटलीस्ट जब हम एक एक करके और लाइन खींच करके और ऐसे हम जब कैटेगरीज डिजाइन करते हैं तो एटलीस्ट 5 तरह की कैटेगरी होनी चाहिए। इसीलिए हमारे को MSA के अंदर भी ये एक रिक्वायरमेंट है कि जब भी हम NDC कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा आनी चाहिए, जिससे कि हमें ये मालूम चले कि हमने मेजरमेंट प्रोसेस को किया है। मीन्स अगर हम प्रोसेस लेंगे तो एटलीस्ट हमें उसके अंदर एक्स बार या रेंज चार्ट बनाना पड़ेगा। सो हमें पूरा प्रोसेस को कवर करना पड़ेगा। सो हमारे मेजरमेंट का के अंदर हमने स्टैटिस्टिक्स को लगाया है एंड स्टैटिस्टिक्स को लगाएंगे तो हम वी हैव टू सी कि हमारा जो मेजरमेंट सिस्टम है उसके अंदर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और जब अगर हमें NDC बनाना है तो कम से कम अगर इसको हम ऑब्जेक्टिव बेस के ऊपर देखें, इसको कैलकुलेट किया है फॉर दी डिसीजन मेकिंग कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो उस केस के लिए जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व नॉर्मली मिनिमम 5 कैटेगरी तो होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम एक ही डिसीजन लें कि 8.5 आ रहा है तो एक सिंगल बार बन जाएगा, और अगर हम 3 या 4 लेंगे तो 2 या 3 बार बनेंगे। पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में एटलीस्ट 1/3 पार्ट बीच में एक पीक बनाए और साइड के अंदर रहे, तो 5 या 5 से 4 कैटेगरी होनी चाहिए। इसीलिए ये रिकमेंडेड है कि हमारा जो NDC वैल्यू है वो 5 या 5 से ज़्यादा आनी चाहिए। नाउ
हम बात करेंगे, ये वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि लोकेशन एंड विड्थ वेरिएशन क्या होता है। तो विड्थ एरर ये है कि हम मास्टर से कितना दूर है, मीन्स हम कितना एरर है कि हमारा आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू मास्टर, कितने हम वेरिएशन में जा रहे हैं। एंड लोकेशन में हम सिर्फ सेंटर से कितना इधर से उधर शिफ्ट हो रहे हैं, मीन्स हम ट्रू वैल्यू से कितना दूर हो रहे हैं, अगर हम प्रोसेस के पर्सपेक्टिव में बात करें तो। So now we will talk about the location variation. So location variation is also known as a accuracy. Accuracy of instrument means कितना हम नियर बाई हैं अपने मास्टर के पास या अपनी ट्रू वैल्यू के पास। So accuracy is generic concept of extension related to closeness of agreement between average of one or more measured results and reference value. So जो हम मास्टर के नियर बाई कितना है, तो जब हम एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट करते हैं तो मीन्स वो कितना एक्यूरेट बता रहा है, मीन्स वो मास्टर के या वो जो रीडिंग दे रहा है वो हमारे रेफरेंस स्टैंडर्ड के नियर बाई कितना एक्यूरेट है। बट इन केस ऑफ बायस को हम यूज़ करते हैं मेजरमेंट सिस्टम में, तो बायस इज ऑफन रिफर टू एज ए एक्यूरेसी, बट एक्यूरेसी के बहुत सारे मतलब होते हैं लिटरेचर के अंदर, इसलिए हम नॉर्मल प्रोसेस में इसको बायस बोलते हैं। तो बायस का भी मतलब यही है कि हम अपने रेफरेंस वैल्यू से कंपेयर करते हैं कि हमारी कितनी एरर आ रही है। सो हम अगर एक ही पीस के ऊपर 10-12 बार चेक करें और उसकी एवरेज निकालें और उसको फिर हम रेफरेंस वैल्यू के साथ उसको कंपेयर करें, मतलब उसी इंस्ट्रूमेंट से रेफरेंस वैल्यू को भी चेक करें और दोनों के अंदर जो एरर आएगा दैट इज कॉल्ड ए बायस। यहाँ पर मैंने एक चार्ट भी शो किया है कि बायस एंड रिपीटेबिलिटी में क्या कोरिलेशन है। सो एक्सेप्टेबल है अगर रिपीटेबिलिटी मीन्स बहुत बार बार क्लोज पॉइंट्स आ रहे हैं एंड बायस भी नियर टू रेफरेंस वैल्यू है, देन फर्स्ट इज कोऑर्डिनेट इज ओके, सेकंड कोऑर्डिनेट इज नॉट ओके क्योंकि रिपीटेबिलिटी बहुत दूर दूर हमारी मेजरमेंट आ रही है एंड बायस भी क्योंकि एवरेज के कारण वो काफ़ी दूर चला जाएगा, सो वो दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। एंड जो सबसे नीचे वाले सबसे राइट साइड के जो दोनों वाले वो दोनों अनएक्सेप्टेबल है क्योंकि दोनों में बायस और रिपीटेबिलिटी आउट है, और पहले वाले में ऊपर वाला टॉप वाला एक्सेप्टेबल है क्योंकि बायस और रिपीटेबिलिटी बिल्कुल सेंटर में पड़ रही है। बट नीचे वाला अगर हम मीन्स अगर बॉटम लेफ्ट देखते हैं तो उसमें बायस तो रिपीटेबिलिटी अच्छी है लेकिन बायस ठीक नहीं है, बट मतलब रीडिंग तो हमारी नियर बाई आ रही है बट मास्टर रेफरेंस वैल्यू से काफ़ी एरर है, तो उसके अंदर बायस है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इज द ड्रिफ्ट इज द टोटल वेरिएशन इन द मेजरमेंट ऑब्टेन्ड with measurement system on same master or part when measuring a single characteristic over an extended period of time, that is stability in change in bias over time. So अगर हम different time के ऊपर bias calculate करें और एक ही मास्टर को यूज करके और उसी सेम करेक्टरिस्टिक को हम चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि टेम्परेचर का या हमारे इन्वायरमेंट का कितना इम्पैक्ट आ रहा है या हमारा मेजरमेंट सिस्टम क्या स्टेबल है आफ्टर दी टाइम। सो दैट इज कॉल्ड चेंज इन बायस ओवर टाइम। एंड लीनियरिटी के अंदर जो हमारी ऑपरेटिंग रेंज है हमारे मेजरमेंट की, लाइक 0 से लेके 200 तक वर्नियर है, तो 50 पे, 100 पे, 150 पे एंड 200 पे डिफरेंट रेंज के ऊपर क्या हमारा बायस सेम है कि नहीं है। तो मीन्स उसकी बायस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं कि 50 के ऊपर तो हमारी मीन्स लाइक इन कैलिब्रेशन अगर हम 5 पॉइंट पर करते हैं तो कैलिब्रेशन भी इज इक्वल टू एक्यूरेसी क्योंकि वहाँ भी हम रेफरेंस से मास्टर को यूज़ कर रहे हैं एंड बायस के अंदर भी हम मास्टर के रिस्पेक्ट में अपने मेजर, बट वो जो हम चेक कर रहे हैं वो जो बायस हम कैलकुलेट कर रहे हैं जो हम अपने प्रोडक्ट पे जहाँ पे हम नॉर्मल इंस्पेक्शन करते हैं और उसको फिर मास्टर के साथ कंपेयर करते हैं। कैलिब्रेशन में हम अपना जो इक्विपमेंट है जिसको हम बाहर भेजने वाले हैं, सॉफ्टवेयर पे भेजने वाले हैं चेक करने के लिए, उसको कंपेयर करते हैं हमारे नेशनल स्टैंडर्ड के साथ। एंड लीनियरिटी के अंदर हम जैसे हम कैलिब्रेशन में 5 स्टेज पे करते हैं ऐसे ही लीनियरिटी हमें 5 से 6 पूरे इंटायर रेंज पे जहाँ जहाँ पर हमारा इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है उसके ऊपर डिफरेंट जगह पे हमें बायस चेक करना है और ये देखना है कि सारी रेंज के अंदर क्या हमारा बायस एक्सेप्टेबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो द लीनियरिटी कैन बी थॉट ए चेंज इन बायस विद रिस्पेक्ट टू साइज, सो डिफरेंट रेंज के ऊपर।
Now we will discuss the width variation. Width variation is also called as a precision, repeatability, or reproducibility. So traditionally, precision describe the net effect of discrimination, sensitivity, repeatability over the operating range, size, range, and time of the measurement system. So हम अगर लिस्ट काउंट की बात, प्रिसीशन मीन्स बार बार अगर हम एक चीज को चेक करें तो सेम जगह पे आ रहा है, मीन्स अगर हम किसी को टारगेट हिट करें तो बार बार हम उसी जगह पे हिट कर रहे हैं, तो उसको हम प्रिसीशन कहते हैं। सेम रिपीटेबिलिटी, अगर हम प्रोसेस के अंदर बात करें तो हम एक अप्रेजर से और एक प्रोडक्ट को और एक ही जगह पे चेक कर रहे हैं और एक ही इंस्ट्रूमेंट से चेक कर रहे हैं, तो ये सॉफ्ट फ्लोर कंडीशन के अंदर अगर हम वेरीफाई कर रहे हैं एंड उसके अंदर वेरिएशन हमें कम आ रहा है, दैट कॉल्ड ए रिपीटेबिलिटी। एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी, डिफरेंट अप्रेजर, इंस्ट्रूमेंट एंड सेम, पार्ट इज सेम, and we have to reproduce the measurement and then we see the error. So उसके अंदर कितना error आ रहा है। तो गेज आर एंड आर दोनों का कॉम्बिनेशन, रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी को काउंट प्लस कर दें, ऐड कर दें, देन वी कॉल्ड एज ए गेज आर एंड आर। जो नॉर्मली हम एमएसए के अंदर आर एंड आर जो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में यूज होते हैं, उसका मतलब है कंबाइंड एरर ऑफ रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। अनसर्टेनिटी के ऊपर हम बात कर चुके हैं पहले भी। अनसर्टेनिटी मीन्स जो ट्रू वैल्यू है वो हमारी जो ऑब्जर्व वैल्यू है प्लस उसके अंदर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है जिसके ऊपर कि हमारा कॉन्फिडेंस नहीं होता। नॉर्मल हम ग्लोबली 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे काम करते हैं जो हम कैलिब्रेशन करते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो हम कैलिब्रेशन कर रहे हैं उसका कॉन्फिडेंस लेवल 95% है, 5% फिर भी उसके अंदर अनसर्टेनिटी रह जाती है। तो जो हमारे को ऑब्जर्व वैल्यू आ रही है प्लस उसके अंदर जो अनसर्टेन वैल्यू है, और अनसर्टेनिटी हमेशा प्लस माइनस दोनों साइड में होती है। तो लाइक अगर हमने 8.5 अगर किसी डायमेंशन को बोला है किसी को चेक करके, तो उसके अंदर हो सकता है कि कुछ अनसर्टेनिटी हो, तो एक्चुअल वो ट्रू वैल्यू के पास 8.52 भी हो सकता है और 4.82 भी हो सकता है। सो व्हेन वी डू कंडक्ट एमएसए स्टडी वी हैव टू प्लान। सो प्लान करने से पहले हमारा इंजीनियरिंग जजमेंट क्या है, मीन्स हमारी टॉलरेंसेस क्या है, हमारे स्पेसिफिकेशन क्या है, या हमारे प्रोसेस का वेरिएशन क्या है। अगर हम एट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसमें विजुअल ऑब्जर्वेशन ओके नॉट ओके, अगर गेज कर रहे हैं तो गेज के अंदर हम ओके नॉट ओके कैसे बोलेंगे, कितने हम अप्रेजर यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ सैंपल पार्ट्स कितने हम लेंगे स्टडी के लिए, नंबर ऑफ रिपीटेड रीडिंग कितनी लेंगे, मीन्स कितनी बार हम एक ही पार्ट को चेक करवाएंगे, हु नॉर्मली ऑपरेट द इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्पेक्टर हम सेलेक्ट करें उसी को सेलेक्ट करें कि जो इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, सिलेक्शन ऑफ सैंपल पार्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट सैंपल दैट रिप्रेजेंट द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो जब हम पार्ट सिलेक्शन कर रहे हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पार्ट वेरिएशन हमारे पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को एड्रेस करें, मीन्स प्रोसेस वेरिएशन हम पूरा इंटायर कवर करें। देखिए जितना प्रोसेस वेरिएशन ज़्यादा होगा और हमारी मेजरमेंट एरर कम होगी तो हमारी एक्सेप्टेबिलिटी मीन्स मेजरमेंट सिस्टम क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 1/10 का रूल है, इसीलिए 10% एक्सेप्टेबिलिटी। हम अभी आगे बात करेंगे कि आर एंड आर वैल्यू हम कितनी एक्सेप्टेबल लिमिट क्या है, हमारा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पर भी 1/10 का जो थंब रूल है वो लगता है कि हमारा प्रोसेस वेरिएशन से हमारा मेजरमेंट वेरिएशन 1/10 होना चाहिए। तो दैट्स वाई हम 10% एक्सेप्ट करते हैं आर एंड आर वैल्यू को। सो हमारा जो पार्ट सिलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना प्रोसेस वेरिएशन होगा उतना बेटर है, क्योंकि उससे कम हमारा मेजरमेंट एरर आना चाहिए। तो एक्चुअल वैल्यू तो पार्ट वेरिएशन एंड प्लस मेजरमेंट एरर दोनों को कंबाइन करके जो एक्चुअल वैल्यू निकल के आती है। तो हमें यहाँ ये कैलकुलेट करना है कि हमारा प्रोसेस वेरिएशन इतना है और उसके अंदर हमारा मेजरमेंट वेरिएशन कितना है। सो स्टैटिस्टिकली हम ये कंट्रोल ये कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम पार्ट का सिलेक्शन करें तो हम कोशिश करें कि इंटायर प्रोडक्शन रेंज जो पार्ट के अंदर जितना वेरिएशन आता है, मिनिमम मैक्सिमम जो भी वैल्यूज आती है, उन पार्ट्स को जरूर सेलेक्ट करें। सो फॉर प्रोडक्ट कंट्रोल सिचुएशन, जब हमें प्रोडक्ट को कंट्रोल करना है, देन वेयर द मेजरमेंट रिजल्ट्स आर डिसीजन क्राइटेरिया डिटरमाइन कन्फर्मेंस मीन्स ओके या नॉट ओके है, एंड so inspection and samples or standards must be selected but need not cover the entire process range. The assessment of the measurement system is based on the future tolerance. तो जब हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें ये डिसीजन लेना है कि प्रोडक्ट हमारा ओके या नॉट ओके है,
और उस सिचुएशन के अंदर अगर हम MSA कर रहे हैं तो हम वेरिएशन को अपने स्पेसिफिकेशन को मान के चलते हैं, तो टॉलरेंस के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि हम अगर टोटल वेरिएशन की जगह अगर हम स्पेसिफिकेशन लगा देते हैं तो हमारे गेज आर अंडर 10% आ जाती है। वो सिचुएशन जब होती है जब हमारा स्पेसिफिकेशन से एक्चुअल में हमारा प्रोसेस वेरिएशन कम चल रहा है। सो उस केस में क्या होता है, स्पेसिफिकेशन तो हमारा बड़ा है, मतलब उसमें एरर हमारे को एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है, बट हमारा प्रोसेस वेरिएशन एक्चुअल में कम चल रहा है। लेकिन अगर हम उसको टॉलरेंस के साथ कंपेयर करें देन हमारा गेज R&R की वैल्यू ठीक आ जाती है। सो ये टॉलरेंस के साथ जब भी हम कंपेयर करना है जहाँ पर कि हम SPC यूज़ नहीं कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकली प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, या हमें खाली ये जजमेंट करना है जहाँ पे हम 100% इंस्पेक्शन करते हैं या 100% सैम्पलिंग करते हैं, जहाँ पे हम SPC को यूज़ नहीं करते। बट जब हम प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं तो उस केस के अंदर हमें प्रोसेस वेरिएशन को कंसीडर करना है, ना कि स्पेसिफिकेशन को। तो हमें प्रोसेस वेरिएशन के कंपेयर में अपना मेजरमेंट एरर कैलकुलेट करना है और वो हमारा 10% होना चाहिए प्रोसेस वेरिएशन से। So part variation, the sample parts must be selected from the process and represent the entire production operating range. So यही मैंने आपको बोला कि जब हम पार्ट सिलेक्शन कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पूरी प्रोडक्शन रेंज को वो रिप्रेजेंट करें, हमारी पूरी प्रोसेस वेरिएशन को कवर करें। So equipment variation, the instrument should have a distribution that allow a least 1/10 of the expected process variation. So सॉरी यहाँ पे मैं ये गलत टाइप हो गया, टोटल वेरिएशन नहीं है, ये EV है, इक्विपमेंट वेरिएशन है। सो जब हम इक्विपमेंट का सिलेक्शन कर रहे हैं तो वो एटलीस्ट हम ये ध्यान रखें कि वो हमारे स्पेसिफिकेशन या प्रोसेस वेरिएशन का 1/10 लीस्ट काउंट का होना चाहिए। Now, when developing phase 1 or phase 2 test program, there are several factors that need to be considered. So, each appraiser should use the same procedure, including all steps they normally use, obtain reading. The effect of any difference between method or appraisal usually reflect in the reproducibility of measurement system and random. तो जब भी हम अप्रेजर्स को जब ट्रेनिंग दें तो ये ध्यान रखें कि वो सेम मेथड सेम सिस्टम को यूज़ करें, so that उनकी जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी की एरर है वो कम से कम आए। द अप्रेजर शुड रिकैलिब्रेट द इक्विपमेंट बिफोर ईच ग्रुप ऑफ रीडिंग। तो जब भी वो एक अप्रेजर अपना मेजरमेंट स्टार्ट करता है तो बेटर है कि वो अपने आप को दोबारा से रिकैलिब्रेट कर ले, वो अपने मास्टर के साथ चेक कर ले कि मेरा इंस्ट्रूमेंट ठीक है और मैं नियर बाई आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ। तो द नंबर ऑफ अप्रेजर ट्रायल्स एंड पार्ट्स, तो कितने हमें अप्रेजल लेने हैं, कितने हमें ट्रायल्स करने हैं, कितने पार्ट सेलेक्ट करने हैं, तो ये हम प्लानिंग कर लें बिफोर, ये तैयारी हम कर लें जब हम स्टडी करना स्टार्ट करें तो। सो एनालिसिस ऑफ रिजल्ट, क्या हमारा एक्सेप्टेबिलिटी होगी इन ऑल दी 5। तो लोकेशन एरर के अंदर अगर हम बात करें तो बायस, लीनियरिटी, स्टेबिलिटी, तो इसके अंदर जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होगा वो सेम होगा जो कैलिब्रेशन का क्राइटेरिया होता है, बिकॉज हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट में नहीं चाहते कि वो उसके अंदर कुछ बायस हो, और हम नहीं चाहते कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर डिफरेंट रेंज के ऊपर कोई एरर हो, और एटलीस्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट स्टेबल भी होना चाहिए। सो नॉर्मली लोकेशन एरर हम बायस और लीनियरिटी को कंसीडर कर रहे हैं, एंड इट शुड बी एक्सेप्टेड क्राइटेरिया शुड बी एज पर द कैलिब्रेशन क्राइटेरिया। तो लाइक कैलिब्रेशन के अंदर अगर हमने ±0.2 एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया रखा है, तो यहाँ पर भी हम अगर हमारा बायस 0.2 तक आ रहा है तो हम उसको बायस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द विड्थ एरर, जहाँ पर गेज R&R की बात करते हैं। तो थर्ड एडिशन में अप टू 30% एक्सेप्टेबल था, बट वहाँ पे कंसेप्शनली एक्सेप्टेबल था, बट यहाँ पर अगर हम 30% तक एक्सेप्टेबिलिटी नहीं करनी है, 10 to 30 में जब हम एक्सेप्टेबल कर सकते हैं जब हमें कस्टमर अप्रूवल दे दे। ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एज पर CSR है, बट AIG मैनुअल के हिसाब से 10% तक अगर हमारा GR&R आ रहा है, गेज R&R की वैल्यू आ रही है, देन वी कैन एक्सेप्ट एंड वी कैन कंसीडर द हमारा मेजरमेंट प्रोसेस इज ओके। 10 to 30 के परसेंटेज के अंदर हम एक्सेप्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट और कितना क्रिटिकल है, बट इसके केस के अंदर हमें कस्टमर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, एंड ओवर 30% इट इज नॉट रिकमेंडेड टू एक्सेप्टेड। सो वी विल डिस्कस फर्दर द रिक्वायरमेंट ऑफ MSA इन द नेक्स्ट वीडियो।
from next video onward, we will discuss how to calculate bias, stability, linearity, and gauge R and R and attribute study. So thank you for watching.